हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज अपने पढ़ते हैं इरिगेशन यानी कि सिंचाई के बारे में। तो आज अपने जानेंगे कि सिंचाई आखिर होती क्या चीज़ है और उसकी कब आवश्यकता पड़ती है, कितनी मात्रा में सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और सिंचाई करने की मुख्य कौन कौन सी विधियाँ हैं। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हो, ये अध्याय तीसरा है यानी कि लेसन नंबर 3 है। और जो +2 एग्रीकल्चर के अंदर लगता है, तो आपके सिलेबस के अंदर है, आरबीएससी के अंदर। तो इसके अंदर अपने पहले जानेंगे कि सिंचाई आखिर क्या चीज़ है, सिंचाई की डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर इसमें दे रखा है सिंचाई की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ इरिगेशन। तो सिंचाई तो नॉर्मल आप जानते हो, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं। तो यानी कि सिंचाई का मतलब यही होता है कि अगर पौधे को प्राकृतिक रूप से जल नहीं मिलता है किसी भी कंडीशन के अंदर, यानी जब उसको पानी की ज़रूरत है और प्राकृतिक रूप से उसको पानी नहीं मिलता है, यानी बरसात वगैरह नहीं होती है, तो उसे अपने कृत्रिम रूप से यानी आर्टिफिशियल तरीके से उसको पानी देने का काम करते हैं, किसी भी माध्यम या किसी भी स्रोत द्वारा उसको, या किसी भी सोर्स द्वारा उसको पानी फसल को दिया जाता है। तो ऐसी जो टेक्निक होती है यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से जो कार्य किया जाता है पानी देने का, उस विधि को अपने सिंचाई कहते हैं। तो यानी कहने का मतलब है, कोई क्रॉप लगा रखी है अपने, अगर उसको प्राकृतिक रूप से जल नहीं मिलता है जब उसको ज़रूरत है तब, ठीक है, तब अपने सिंचाई करते हैं उसके अंदर, यानी कि उसको कृत्रिम रूप से पानी देने का काम करते हैं। तो कृत्रिम रूप से कोई भी विधि हो सकती है, जैसे कुओं से दे रहे हैं, नहर से दे रहे हैं, फुहारा सिस्टम है, बूंद बूंद सिंचाई विधि है, ठीक है, कोई भी सोर्स हो सकता है उसका। तो ये सारे जो सोर्स हैं यानी कि प्राकृतिक के अलावा जितने भी सोर्स हैं, वो सारे सिंचाई के अंदर आते हैं, ठीक है। तो पहले तो हमने डेफिनेशन की बात कर ली है, यानी ये डेफिनेशन के बारे में अपने को पता होना चाहिए कि आखिर सिंचाई चीज़ क्या है। आगे अपने इसके बारे में आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये चीज़, ठीक है। तो यानी सिंचाई के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ इरिगेशन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, यानी कि उद्देश्य क्या है, सिंचाई अपने करते क्यों हैं आखिर, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको 6-7 उद्देश्य दे रखे हैं उसमें से, यानी पौध वृद्धि हेतु, मृदा में आवश्यक नमी की पूर्ति हेतु, पौधों की वृद्धि के लिए जो मिट्टी है उसके अंदर आवश्यक नमी होनी चाहिए, क्योंकि पौधे जो पोषक तत्व ग्रहण करते हैं वो बिना जल के ग्रहण नहीं कर सकते, यानी कि वो मिट्टी के अंदर सॉल्यूशन बना करके फिर प्लांट के अंदर जड़ों द्वारा सारे जो न्यूट्रिएंट हैं वो घुल करके प्लांट के अंदर चले जाते हैं। तो इसलिए मिट्टी के अंदर नमी होना बहुत ही ज़रूरी है। जितनी नमी ज़्यादा होगी तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि प्लांट है वो पोषक तत्वों को लेगा, यानी न्यूट्रिएंट्स लेगा। तो इसलिए मिट्टी के अंदर नमी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया। सेकंड, फसल को अल्पावधि सूखे से बचाकर उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु, यानी कि कहने का मतलब है कि फसल को कम समय के लिए, यानी फसल अगर क्रिटिकल स्टेज में है और 5-6 दिन तक उसमें पानी नहीं दिया जाता है, तो उसका प्रोडक्शन जो है वो घट सकता है। तो प्रोडक्शन को मेंटेन रखने के लिए, यानी कि कोई फसल का प्रोडक्शन अपने 50 क्विंटल होता है, तो उसको मेंटेन रखने के लिए अपने क्या है कि उसमें कृत्रिम विधि द्वारा सिंचाई कर देते हैं, ताकि क्या है कि अगर 10-12 दिन 15 दिन बाद में बारिश की संभावना है, तब तक फसल है वो अपना मेंटेनेंस करती रहे, ठीक है, यानी कि अपना उत्पाद है वो मेंटेन कर सके, जिससे क्या है कि अपने को जो अपना उत्पाद चाहिए, जितना उत्पादन अपने को प्रोडक्शन जितना चाहिए उतना प्रोडक्शन आसानी से मिल सके, ठीक है। अगला है पौध वृद्धि हेतु फसल छत्र, यानी कि क्रॉप कैनोपी के ऊपर अल्प वायुमंडल यानी माइक्रो एटमॉस्फेयर को ठंडा रखकर उसे पौध वृद्धि के लिए अनुकूल बनाने हेतु, यानी कहने का मतलब है छत्र, यानी कि एक प्रकार से जिस छाता जो होता है छतरी,
उसी प्रकार क्या है प्रोटेक्शन करने के लिए, जैसे ये कोई क्रॉप खड़ी है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर अपने सिंचाई कर दी है, तो इससे क्या होगा कि ये कुछ जो एरिया है यहाँ तक, यानी ये सारा एरिया जो जहाँ पर फसल लगी हुई है वो सारा एरिया, यानी कि उसका वायुमंडल क्या है, एटमॉस्फेयर, उतनी एटमॉस्फेयर के अंदर जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा क्या है कि जैसे गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, और सर्दियों के दिनों में अगर अपने सिंचाई करते हैं तो वो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है, यानी कि उल्टा हो जाएगा। जैसे गर्मी ज़्यादा है, जैसे जून जुलाई का महीना है, तब अपने अगर सिंचाई करते हैं तब उससे क्या है कि टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा, जिससे क्या है कि फसल को बढ़वार करने में मदद मिलेगी। और सर्दियों के अंदर क्या होता है कि सर्दियों में पाला पड़ने की संभावना ज़्यादा होती है, यानी टेम्परेचर है वो बिल्कुल क्या है कि 0 डिग्री के करीब चला जाता है, जैसे 4-5 डिग्री रहता है। तो उससे क्या है कि फसलों को पाले से बचाने हेतु सिंचाई की जाती है, जिससे क्या है कि आसपास का जो, यानी कि भूमि के आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री है वो बढ़ जाता है, ठीक है, जिससे क्या है कि फसल को पाले से बचाया जा सकता है। तो ये यहाँ पर पॉइंट दे रखा है। तो पाले के लिए मैंने पीछे वीडियो बना रखी है, वो आप प्ले लिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। आगे है कृषण पर्थ, यानी कि प्लाउ लेयर को नरम कर उसे कृषण क्रियाओं हेतु अनुकूल करने हेतु, यानी कि अगर अपने बिल्कुल शुष्क मिट्टी है तो उसके अंदर अपने अगर हल वगैरह चलाते हैं, जिससे क्या है कि बड़े बड़े ढेले बन जाते हैं, और उनको उखाड़ना क्या है कि बहुत कठिनाई का काम होता है। पशु द्वारा अगर ये कार्य करते हैं तो उसके अंदर अपने बहुत ज़्यादा बल लगाने की आवश्यकता पड़ती है। अगर मशीनों द्वारा ये कार्य करते हैं तो ये अपने को ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए अगर हमने उसमें सिंचाई करके फिर उसमें प्लाविंग वगैरह, यानी कि हल चलाने का कार्य करते हैं, जुताई करने का काम करते हैं, तो उससे क्या होगा कि वो कार्य आसानी से हो सकता है। आगे है मृदा में स्थित लवणों के निक्षालन, यानी कि लीचिंग करने या फिर उसे तनु करने हेतु प्रयोग किया जाता है। तनु यानी कि डाइल्यूट करने के लिए, यानी जिसमें जल की ज़्यादा मात्रा हो। एक कॉन्सनट्रेट होता है सांद्र, एक होता है डाइल्यूट। तो यानी कि जिसके अंदर थोड़ी सी जल की मात्रा और ऐड कर दी जाए, वाटर मिला दिया जाए, तो उससे क्या है कि जो सॉल्यूशन है वो पतला हो जाता है, ठीक है, यानी उसकी सांद्रता है वो कम हो जाती है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, सक्रिय तत्व है, वो कम हो जाता है, ठीक है, तो वो डाइल्यूट हो जाता है। तो कहने का मतलब है अगर मिट्टी के अंदर मान लो की सांद्रता है वो ज़्यादा है, ठीक है, लवणों की यानी मिनरल्स वगैरह यानी साल्ट की सांद्रता ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा कि अगर उसके अंदर एक्स्ट्रा जो वाटर है वो ऐड कर दिया जाए तो उससे क्या है कि वो डाइल्यूट हो जाएगा, यानी लवणों की सांद्रता है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, या फिर लीचिंग के द्वारा क्या होगा वो कुछ मात्रा में भूमि के नीचे की तरफ चले जाते हैं, जिससे क्या है कि ऊपर की जो भूमि है उसके अंदर कम लवणों की जो सांद्रता है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया पाले से बचाव के लिए। तो ये नॉर्मल जो है सिंचाई के कुछ उद्देश्य हैं, यानी सिंचाई अपने करते क्यों हैं, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है इन इन पर्पज के लिए अपने खेत के अंदर सिंचाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे है इसके अंदर जैसे यहाँ पर दे रखा है सिंचाई की, मान लो कब करें, तो इसका पता लगाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर दे रखा है सिंचाई कब करें, ठीक है, फसल में सिंचाई कब करें, तो यानी अपने को पता कैसे चलेगा कि सिंचाई करनी कब है, ठीक है। तो उसका पता लगाने के लिए बहुत सारी विधियाँ हैं, जैसे यहाँ पर दे रखा है पौधों के आधार पर, यानी प्लांट को अपने देख करके उसके अंदर पत्तियों के अंदर जल को माप करके, इस प्रकार की कुछ टेक्निक्स हैं जिनको अपने देख करके पता लगा सकते हैं कि पौधों के अंदर सिंचाई की कब आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो पहला है पौधों के आधार पर, तो इसके अंदर अपने यहाँ पर दे रखा है क्रांतिक अवस्था देख करके
सिंचाई कर सकते हैं। तो ये नीचे आपको सारणी मिलेगी, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर कुछ पार्ट्स और दिए हुए हैं, जैसे पौधे की बाह्य स्थिति देखकर। तो पौधे की बाह्य स्थिति देखकर का मतलब होता है जब पौधा मुरझाने लगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि प्रातःकाल 2-3 दिन तक लगातार पत्तियां मुरझाई हुई दिखाई दे तो सिंचाई करना आवश्यक है। ठीक है, यानी कि दोपहर के समय तो पौधा मुरझा सकता है, अगर आपने पानी दिया हुआ है, सिंचाई की हुई है, तो भी पौधा मुरझा सकता है, क्योंकि टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो मुरझा सकता है। परंतु अगर प्रातःकाल कोई पौधा मुरझा जाता है, कहने का मतलब है 9-10 बजे अगर पौधा मुरझा जाता है, गर्मियों के दिनों में 9-10 जो टाइम होता है, तब भी अगर पौधा मुरझाया हुआ रहता है तो भी क्या है कि उसके अंदर मान लेना चाहिए कि उसके अंदर जल की कमी हो गई है, तो सिंचाई करते हैं। फिर अगला जो सेकंड दे रखा है, पौधों की पत्तियों में जल की मात्रा या जल विभव को माप कर। ठीक है, तो पौधे की पत्तियों के अंदर जल की मात्रा है उसको माप लें। जल की मात्रा कम होने पर, यानी पौधों की पत्तियों के अंदर जल संग्रहित होता है ज़्यादा मात्रा में, तो अगर वहीं पर मात्रा जल की कम है तो उसके अंदर अपने सिंचाई कर सकते हैं। पत्तियों का तापमान माप कर। तो इसके अंदर दे रखा है, जैसे पानी की कमी होने पर पत्तियों का पर्णरंध्र आंशिक रूप से या पूर्णतः बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि अपने पत्तियों का टेम्परेचर माप लेना है, जिससे क्या है कि अपने को पता हो जाएगा सॉरी, जिससे कि अपने को पता हो जाएगा कि उसको कितनी मात्रा में जल की आवश्यकता है। ठीक है, तो अगर पत्तियों के जो पर्ण हैं, सॉरी रंध्र हैं, वो अगर बंद हो जाएंगे तो पत्तियों का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। तो इससे क्या है कि पत्तियों के जो पर्णरंध्र हैं, यानी कि रंध्र बंद हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि पत्तियों का तापक्रम बढ़ जाएगा। और इससे अपने को पता चल जाएगा कि पर्णरंध्र बंद हो चुके हैं, जिससे क्या है कि जो एक्स्ट्रा जो जल है या फिर कुछ मात्रा में जल है वो बाहर नहीं जा पाएगा। जैसे क्या है कि अपने पेड़ों के नीचे बैठते हैं तो अपने को हवाएं हैं वो ठंडी लगती हैं, वो इसी कारण होता है क्योंकि पत्तियों की रंध्रों से जो जल है वो रेगुलर बाहर निकलता रहता है, जिससे क्या है कि हवाएं हैं वो जल की वजह से ठंडी हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा कि पर्णरंध्र बंद हो जाएंगे, उससे क्या है कि पत्ती का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इसको अपने एक मापने का यंत्र है इंफ्रारेड थर्मामीटर की सहायता से अपने पत्ती की जो सतह है या फिर पत्ती का जो टेम्परेचर है वो माप सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है, ये मैंने आपको बताया था कुछ फसलों की जो क्रांतिक अवस्थाएं हैं वो दी हुई है। क्रांतिक अवस्थाओं का मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो क्रांतिक अवस्था दे रखी है, यहाँ पर फसल दे रखी है। क्रांतिक अवस्था यानी कि क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन, सिंचाई की क्रांतिक अवस्था। तो उसका मतलब यही होता है कि इन अवस्थाओं पर, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये दे रखी है, इन अवस्थाओं पर सिंचाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे अपने को भूख वगैरह लगती है या प्यास लगती है तो अपने पानी पीते हैं, ठीक है, और या फिर भूख लगती है तो खाना खाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार फसलों के अंदर होता है, जब उनको सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता होती है, या फिर कहने का मतलब है जब उनको जल की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो या तो वो अगर बरसात से मिल जाता है या वर्षा हो जाती है उस टाइम पे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वर्षा नहीं होती है तब अपने को आर्टिफिशियल तरीके से उसको जल देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो प्रोडक्शन में अपने को नुकसान हो सकता है, प्रोडक्शन कम होगा। तो जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है गेहूँ, गेहूँ में शीर्ष जड़ यानी कि CRI स्टेज 21 दिन पर आती है ये बुआई के बाद में। तो इसके ऊपर पहली सिंचाई करनी होती है। ठीक है, उसके बाद में फिर कल्ले फूटते समय यानी कि लेट टिलरिंग के समय, फिर लेट जॉइंटिंग के समय, गांठें बनते समय,
फिर ईयर इमरजेंस यानी कि बालियाँ बनते समय, फिर दानों में दूधियावस्था यानी मिल्किंग स्टेज के समय, फिर दानों के पकते समय यानी डफ स्टेज के अंदर सिंचाई करनी होती है। तो ये मुख्य रूप से सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं हैं, यानी इन अवस्थाओं पर सिंचाई करनी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है। उसी प्रकार जौ, चना, सरसों, अलसी, आलू, गन्ना, तम्बाकू, कपास, मूंगफली, धान, मक्का की कुछ क्रांतिक अवस्थाएं दी हुई है। आगे जो आपके क्रॉप्स वगैरह हैं उनके अंदर सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं अलग अलग क्रॉप के अंदर दे रखी है। तो ये यहाँ से आप आसानी से इनको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है। आगे है फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर, ये मैंने आपको बता दिया है। अब आगे हैं मृदा नमी के आधार पर। ठीक है। तो मृदा नमी के आधार पर का मतलब होता है मिट्टी के अंदर जो नमी की मात्रा है वो कितनी है। ठीक है। जैसे एक कोई गमला है, ठीक है, या फिर मान लो ये खेत है, ये तो इसके अंदर मिट्टी भरी हुई है, तो उस मिट्टी के अंदर नमी की मात्रा कितनी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपने सिंचाई कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ इसमें कुछ नेम दिए हुए हैं, जैसे फील्ड कैपेसिटी दे रखा है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट दे रखा है, अवेलेबल वाटर दे रखा है। ठीक है। तो ये चीज़ें आखिर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। यानी मैं कहने का मतलब है प्लांट को कौन सा जल है वो उपलब्ध होता है। तो जितना भी जल अपने जैसे फ्लड इरिगेशन के दौरान करते हैं प्रयोग, वहाव विधि जो है, प्रवाह विधि, तो उसके अंदर अपने बहुत सारा जल है वो मिट्टी के अंदर डालते हैं या खेत के अंदर देते हैं। तो पूरा जो जल है वो प्लांट या फिर कोई भी क्रॉप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। ठीक है। उसका कुछ हिस्सा ही ऑब्जर्व कर पाता है। तो इसलिए क्या है कि अपने उसके अंदर जो उपलब्ध जल है, उपलब्ध जल का मतलब है कि उतना जल प्लांट है वो ऑब्जर्व कर सकता है या फिर वो पौधे के लिए ऑब्जर्व करने लायक है। ठीक है। तो उसको बोलते हैं अपने उपलब्ध जल, यानी कि उसको पौधा ले सकता है। तो मृदा में उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये मिट्टी है, ठीक है, इस प्रकार से, और इसके अंदर मान लो आप 1 लीटर पानी डाल सकते हो। ठीक है। ये इस प्रकार से 1 लीटर पानी इसके अंदर आ सकता है। तो अब इसके अंदर मान लो 1 लीटर पानी पूरा भरा हुआ है। ठीक है। ये मान लो कोई जगह है, उसके अंदर 1 लीटर पानी आ सकता है और 1 लीटर पानी इसके अंदर भरा है और इसके ऊपर मान लो पौधे लगे हुए हैं, वो 1 लीटर पानी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि उसको ले सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि उपलब्ध जल का मतलब यहाँ पर हो गया कि मैंने बताया था 1 लीटर इसके अंदर आ सकता है। तो उपलब्ध जल वो हो गया। तो अब उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा का मतलब हो गया कि इतना ही आ सकता है। ठीक है। 1 लीटर से उसमें ज़्यादा नहीं आ सकता। तो ऊपरी सीमा क्षेत्र क्षमता कहलाती है। क्षेत्र क्षमता का मतलब सीधा सा हो गया उस क्षेत्र की क्षमता है इतनी। जैसे कोई भी टंकी है, ठीक है, जैसे ये कोई टंकी है, उसके अंदर मान लो 500 लीटर पानी आ सकता है, तो ये उसकी क्षमता है। यानी उसमें 501 लीटर पानी नहीं आएगा, केवल 500 लीटर पानी उसमें आएगा। ठीक है। तो इसी प्रकार है मृदा में उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा क्षेत्र क्षमता कहलाती है। तो ऊपरी सीमा का मतलब ये होता है कि अब उसमें इससे ज़्यादा, ठीक है, इससे ज़्यादा जल उसमें नहीं आएगा। और निचली सीमा स्थायी मलानी बिंदु कहलाती है। स्थायी मलानी बिंदु का मतलब होता है, जैसे मैंने ये बताया था कि इतनी भूमि है, तो उसमें अगर ये पूरा भरा हुआ है बॉक्स, तो वो हो गया उसकी क्षेत्र क्षमता। ठीक है। और कहने का मतलब है अब ये बिल्कुल खाली है या फिर उसमें बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पर नीचे की तरफ पड़ा हुआ है, जिसको क्या है कि पौधे ग्रहण नहीं कर सकते। तो उसमें क्या है कि यहाँ पर अगर कोई पौधा लगा हुआ है तो उसको जल ग्रहण करने लायक अब नहीं है। ठीक है। इनको पौधों को पानी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो ये नष्ट हो जाएंगे।
ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे अपने, स्थायी मलानी बिंदु यानी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। इसमें क्या होगा कि पौधों को जल नहीं मिलेगा तो पौधे मुरझाने शुरू हो जाएंगे। तो मुरझाते क्यों हैं पौधे? नॉर्मली पानी के अभाव में मुरझाएंगे, और यानी कि पानी अगर उनको लंबे समय तक, यानी कि 5 7 10 दिन तक अगर उनको पानी नहीं मिलता है तो वो पौधे हैं वो मुरझाने लगते हैं। तो जब मुरझाएंगे तो वो स्थायी मलानी बिंदु यानी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पर चले जाएंगे। अब क्षेत्र क्षमता और मलानी बिंदु, ठीक है, के बीच की जो चीज़ होती है वो क्या होती है? प्राप्य जल होता है। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन दोनों के मध्य मृदा जल की मात्रा ही पौधों को उपलब्ध होती है। ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है, ये जैसे कोई बॉक्स है या फिर मिट्टी मान लो, तो इसके अंदर अगर ये पूरा भरा हुआ रहेगा, पूरा भरा हुआ रहेगा मतलब ये है जैसे गमला है, ठीक है, ये गमला है और ये इसके अंदर इतनी मान लो मिट्टी है। अगर इसको अपने पूरा जल से भरा हुआ रखेंगे, ये मिट्टी है और मिट्टी के अंदर पानी भरा हुआ है, तो क्या है कि वो पौधा है, अगर ये कोई पौधा लगा हुआ है इसमें, तो ये पौधा रेगुलर उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। ठीक है। रेगुलर क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसको कुछ मात्रा में गैसें भी चाहिए। ठीक है। और कुछ मात्रा में क्या है कि ये जो मिट्टी है वो सूखनी भी चाहिए, जिससे गैसों का आदान प्रदान हो सके। तो ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि उसके बीच की जो कड़ी है, न बिल्कुल ये खाली होना चाहिए, न बिल्कुल ये भरा हुआ होना चाहिए। तो यानी कि इसके अंदर कुछ मात्रा में जल होना चाहिए। जैसे इतना है तो इससे क्या है कि कुछ गैसों का आदान प्रदान भी होता रहेगा और जड़ों को जो जल है वो भी टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो यानी कि कहने का यही तात्पर्य है कि क्षेत्र क्षमता और स्थायी मलानी बिंदु के जो बीच की कड़ी है उसको अपने प्राप्य जल कहते हैं, और यही जो जल है वो पौधों को प्राप्त होता है। ठीक है। तो ये चीज़ समझने वाली है। 3 4 चीज़ें ये यहाँ पर दी हुई है। वो आगे है इसमें, फसलों में सिंचाई कितनी करें। ठीक है। तो फसलों में सिंचाई कितनी करें का मतलब होता है कि किसी भी फसल है, जैसे अलग अलग फसलें होती है, जैसे बाजरा है तो बाजरा शुष्क क्षेत्र में हो सकता है आसानी से, और जैसे कपास है, गेहूं है, धान है और गन्ना है, ये जो कुछ फसलें हैं उनके अंदर क्या है कि पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है। तो यानी कि अलग अलग फसलों के अकॉर्डिंग, अलग अलग मृदाओं के अकॉर्डिंग, ठीक है, यानी जैसे बलुई मिट्टी के अंदर उगने वाली कोई फसल है उसको कम पानी की आवश्यकता होती है। चिकनी मिट्टी या फिर क्या है कि काली मिट्टी वगैरह दोमट में उगने वाली फसलों को अधिक जल की आवश्यकता होती है। तो ये अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे फसल की किस्म हो गया, फसल की किस्म का मतलब अलग अलग फसलें हो गई एक तो, और एक दूसरी बात फसल अलग अलग, जैसे गेहूं की अलग अलग किस्में हैं, उनके अंदर भी वाटर रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है। ठीक है। भूमि की किस्म, भूमि तो वो मैंने आपको बता दिया कि भूमि की किस्म का मतलब जैसे बलुई मिट्टी है या फिर चिकनी मिट्टी है, उनकी अलग अलग होती है। बुआई का समय, बुआई का समय मतलब अगर कोई अगित्ती फसल बोई है तो उसमें एक तो सिंचाई ज़्यादा करनी पड़ सकती है, पछेती है तो उसमें कम करनी पड़ सकती है। या फिर जैसे बुआई का समय सीजनल हो गया, जैसे खरीफ की फसल है तो उसमें सिंचाई ज़्यादा करनी पड़ सकती है, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण कुछ फसलों में। और जैसे रबी की फसल है तो उसमें कुछ फसलों में क्या है कि सिंचाई कम भी करनी पड़ सकती है, जलवायु के अकॉर्डिंग भी होता है। शुष्क क्षेत्रों में जल की ज़्यादा आवश्यकता होती है, आर्द्र क्षेत्रों में जल की कम आवश्यकता होती है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अलग अलग फसलों में सिंचाई करनी पड़ती है। तो इसके अंदर ये चीज़ नोट कर लेना आप। आगे इसके अंदर दे रखा है आपके कुछ फसलों की जल मांग, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। जल मांग, तो जल मांग क्या होता है? जल मांग सिंपल सी डेफिनेशन है कि जैसे पौधे को क्या है कि एक अच्छा उत्पादन देने के लिए, यानी कि अपने को जैसे प्रति हेक्टेयर गेहूँ है
तो गेहूँ से 1 हेक्टेयर के अंदर अपने को कितना प्रोडक्शन चाहिए, उतना लाने के लिए उसको प्रत्येक उसकी क्रांतिक अवस्था पर अच्छी प्रकार से जल उपलब्ध हो सके। ठीक है, यानी जैसे गेहूँ के अंदर अपने ऊपर पड़ी थी 5-6 क्रांतिक अवस्थाएं थी, तो उन प्रत्येक क्रांतिक अवस्थाओं के अंदर अच्छी प्रकार उसको जल उपलब्ध हो सके, जिससे क्या है कि अपने को अच्छा प्रोटेक्शन मिल सके। उसके लिए अगर जितने जल की आवश्यकता होती है उसको जलमांग कहा जाएगा। ठीक है, यानी कि या फिर अपने कह सकते हैं कि पूरे जीवन काल या फिर पूरे फसल काल के अंदर जितने जल की आवश्यकता होती है उसको अपने जलमांग कहेंगे, अच्छा प्रोडक्शन लेने के लिए। ठीक है, तो यानी कि जैसे यहाँ पर दे रखा है धान, गेहूँ, गन्ना, आलू, तो इन फसलों के अंदर कितनी कितनी जल मांग, जैसे धान के अंदर 900 से 2500 mm दे रखी है मिलीमीटर, गेहूँ के अंदर 450 से 650, गन्ना के अंदर 1500 से 2500। ठीक है, इस प्रकार से इनकी जल मांग होती है, यानी पूरे वर्ष का भर में उतने जल की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारणी यानी ये टेबल आप अच्छी प्रकार से पढ़ लेना, कंपटीशन वगैरह में या फिर जो आपके एग्ज़ाम होंगे उसके अंदर पूछे जाते हैं। जैसे सीधा अगर पूछ लिया जाए कि मक्का की जल मांग लिखिए, ठीक है, 1 नंबर के क्वेश्चन आ गया मक्का की जल मांग, तो 500 से 800 mm होती है। ठीक है, आगे इसके अंदर आपके आया है सिंचाई की विधियाँ। तो सिंचाई की विधियाँ मैंने पीछे वीडियो बना रखी है, सिंचाई की विभिन्न विधियाँ, तो उसके अंदर आसानी से मैंने सारी चीज़ें लगभग बता रखी हैं, ये सारी विधि बता रखी है। जैसे चौकेबार द्रोणी सिंचाई विधि है, चेक बेसिन इरिगेशन मेथड, तो इसके बारे में मैंने डिटेल से वहाँ पर बता रखा है। तो आप पुरानी जो मेरी वीडियो पीछे की वीडियोस हैं वो आप आसान देख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर सेकंड दे रखा है बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन मेथड। ठीक है, और आगे जिसमें फ्रो इरिगेशन मेथड यानी कि कूंड विधि, और सब सरफेस इरिगेशन मेथड के अंदर स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड दे रखा है और ड्रिप इरिगेशन मेथड दे रखा है। ये अलग अलग वीडियो मैंने पीछे बना रखी है। ठीक है, तो ये आपका जो लेसन था थर्ड वो कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर जो ऊपर वाली चीज़ें हैं वो मैंने सविस्तार बता दी आपको। और इरिगेशन जो मेथड हैं, इरिगेशन मेथड यानी कि सिंचाई की विधियां हैं, वो पीछे वाली वीडियो देख लेना आप, उसके अंदर मिल जाएंगी आपको। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, धन्यवाद।